जी, कल आप लोगों को मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिलेबस वगैरह डिस्कस किया था और इसकी जो बेसिक टर्म्स थी वो आप लोगों ने डिस्कस करना शुरू की थी, जिसके अंदर सबसे पहले आप लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने पे जो आपकी कॉस्ट आती है वो कितनी तरह की होती है। तो आप लोगों ने कहा था 3 तरह की आपकी कॉस्ट आती है। एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दूसरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और तीसरा फैक्ट्री ओवरहेड्स कॉस्ट। ठीक, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल हम लोग कहते हैं ऐसा मटेरियल जो बज़ाहिर प्रोडक्ट देखते साथ नजर आए और नेग्लिजिबल अमाउंट या क्वांटिटी में यूज ना हुआ हो। ठीक है, जैसे अगर अभी मैं आप लोगों से पूछूं कि डोर किस चीज का बना हुआ है तो आप लोगों का फौरन आंसर क्या होगा? वुड, लकड़ी का बना हुआ है, क्योंकि बज़ाहिर आपको लकड़ी नजर आ रही थी, हालांकि इसके ऊपर पेंट भी हुआ हुआ है, इसको ज्वाइन करने के लिए उसने स्क्रू भी यूज किए होंगे, आपने वो चीजें नहीं गिनवाई। तो इसका मतलब ये जो वुड थी ये आपका डायरेक्ट मटेरियल था, जो बाकी चीजें मैंने गिनवाई वो सारा आपका इनडायरेक्ट मटेरियल था। डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है ऐसी लेबर जो ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट लगी है, अगर ना बनाते तो ना लगती। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं डोर किसने बनाया है तो क्या आंसर होगा? हाँ जी, कारपेंटर ने, क्योंकि लकड़ी का काम कारपेंटर कर रहा होता है। तो कारपेंटर के जो वेजेस हैं दैट इज डायरेक्ट लेबर। लेकिन जिस फैक्ट्री में ये बना होगा उधर का जो कोई फोरमैन या सुपरवाइजर या प्रोडक्शन मैनेजर होगा, सैलरियां तो वो भी आप लोगों से ले रहा होगा, लेकिन उसको आप क्या नाम दे देंगे? इनडायरेक्ट लेबर। अच्छा, अब आगे तीसरी चीज फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड का आपने कहा था हम डिफाइन किया करते हैं ऑल मैन्युफैक्चरिंग costs except direct material, direct labor and direct expenses। ठीक है, कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस के अलावा उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स का नाम दे देते हैं। अच्छा, कल आप लोगों को मैंने दूसरी चीज जो डिस्कस की थी वो मैंने की थी प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आपने कहा था सम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट्स को कहते हैं, मतलब डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरह आपको मैंने कहा था अगर कभी कन्वर्जन कॉस्ट आप लोगों से पूछ ली जाए तो कन्वर्जन कॉस्ट हमने कहा था रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने पे जो खर्चा आता है वो आप लोगों की कन्वर्जन कॉस्ट होती है। तो इसका हमने फॉर्मूला बनाया था डायरेक्ट लेबर प्लस FOH। अच्छा, उसके बाद कल आपको मैंने डिस्कस किया था कॉस्ट क्लासिफिकेशन। कि कॉस्ट को क्लासिफाई करने के कितने तरीके हैं। तो आपका ने कहा था डिफरेंट तरीके हैं। एक होता है बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस, एक होता था बाय फंक्शन, और एक था बाय बिहेवियर।
बाय नेचर ऑफ एक्सपेंस का मतलब होता था कि हर एक्सपेंस अपनी नेचर के हिसाब से लिखा जाए, जैसा आपने कहा था सैलरी, रेंट, कमीशन, वेजेस, बैड डेट, इस तरह करके। बाय फंक्शन का मतलब होता है आप देखो खर्चा किस फंक्शन, किस काम के लिए हुआ, उसके हिसाब से इसको क्लासीफाई करो। मसलन आपको ये एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, मतलब एडमिन एक्सपेंस है, ये मेरा सेल करने का खर्चा यानी सेलिंग एक्सपेंस है, ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, इस तरह क्लासीफाई करो। और बाय बिहेवियर के अंदर कल आपने ने कहा था कि आप कॉस्ट के बिहेवियर के हिसाब से करो। कॉस्ट बिहेवियर का आपने ने कहा था मतलब होता है कॉस्ट किस तरह बिहेव या रिएक्ट करेगी अगर आप प्रोडक्शन कम या ज़्यादा करते हैं। ठीक है, यानी कल जब मैंने इसकी एग्जांपल्स आपको बताई थी तो आपने ने कहा था इसमें तो हम इस तरह लिख लिया करते हैं, रेंट, सैलरीज, ठीक है, इस तरह करके। इसके अंदर आप लोग लिख दिया करते थे सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, इस तरह करके चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है। और इधर आप मैंने कहा था फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, इस तरह करके क्लासीफाई कर रहे होते हैं। अब आज आपको मैंने कहा था कि हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टार्ट करेंगे कॉस्ट बिहेवियर। और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जी, फिक्स कॉस्ट का क्या मतलब होता था? नहीं, फिक्स को आउटपुट से रिलेट नहीं करती है, रेंट से। हाँ, जैसे रेंट यानी ऐसी कॉस्ट जो आप प्रोडक्शन कम करो, ज़्यादा करो, ना करो, पे करना पड़े। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा रेंट, आप पूरा महीना ताला लगा के रखो तभी लैंडलॉर्ड महीने बाद आ जाएगा किराया निकालो। आप सिंगल शिफ्ट बिल्डिंग को यूज करो तब भी वो उतना ही किराया मांगेगा। आप ट्रिपल शिफ्ट बिल्डिंग को यूज करो तब भी उतना ही किराया मांगेगा। अच्छा, अब इसके जो फीचर होते हैं ना वो ये हैं कि इन टोटल ये होती है कांस्टेंट अप टू a certain range। ठीक है, कांस्टेंट होती है अप टू अ सर्टेन रेंज। अगर पर यूनिट बात की जाए, आपकी बिल्डिंग का रेंट है ₹1,00,000, पूरे महीने में एक ही यूनिट बनाया तो एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट कितना आ गई? 1,00,000 आ गई। अगर पूरे महीने में 2 यूनिट बनाए तो एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट कितना आ गई? 50,000। अगर आप 10 यूनिट बना लो तो इसका जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जा रहे हैं ये क्या होती जा रही है? तो per unit decreases with the increase in production। Next, variable cost। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो, मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा करो ज़्यादा हो जाएगी, कम करो कम हो जाएगी, बंद कर दें ज़ीरो हो जाएगी। मसलन आपको मैं कहते हैं यार ये एक चेयर के ऊपर ना 2,000 रुपये का मटीरियल लगता है, अगर मैं एक ही चेयर बनाऊं कितने का मटीरियल लग जाएगा? 2,000। अगर 2 चेयर्स बना लूं 4,000 का, अगर 3 बना लूं और अगर ना बनाऊं 0। ठीक है, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट का हमने कहा प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी अगर मैं करूं ना बात इन टोटल तो इंक्रीजेस विद द इंक्रीज
इन प्रोडक्शन। अगर पर यूनिट बात की जाए तो पर यूनिट ये क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक है, आप लोगों ने मुझे कहा एक चेयर पे 2000 का, 2 पे 4000, 3 पे 6000। आपने ये नहीं कहा 3500 में 2 चेयर बन जाएंगी या 5000 में 3 चेयर बन जाएंगी। हर एडिशनल चेयर का 2-2000 आप ऐड कर रहे थे। मतलब आप क्या अज्यूम करते हैं? पर यूनिट ये क्या है? कांस्टेंट। इसकी ना ग्रिल को ऊंची करना। सेमी वेरिएबल इसी को सेमी फिक्स्ड या मिक्स्ड कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, सेमी फिक्स, सेमी वेरिएबल या मिक्स्ड कॉस्ट। इसके ना ग्रिल को ऊपर करना हो, नीचे बिल्कुल। अच्छा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती? हाँ, यानी जिसका कुछ पोर्शन फिक्स, यानी हाफ जरूरी नहीं होता, कुछ पोर्शन फिक्स और कुछ वेरिएबल होता है। ऐसी कॉस्ट को हम कहते हैं आपकी सेमी फिक्स, सेमी वेरिएबल या मिक्स कॉस्ट है। जैसे आपके जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं ये सारी आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट्स हैं। मसलन फर्ज करें, सिंप्लिसिटी के लिए मैं बेसिक सी वैल्यूज ले लेता हूं। अज्यूम करता हूं कि आपके टेलीफोन का बिल है और उसका लाइन रेंट है 300 रुपये और पर कॉल चार्जेस होते हैं 100 रुपये। ठीक है, यानी आपकी टेलीफोन का लाइन रेंट है 300 रुपये और पर कॉल चार्जेस हैं 100 रुपये। पूरा महीना कोई कॉल ना करो, कितना बिल आएगा? 300 आ जाएगा। अगर पूरे महीने में एक सिंगल कॉल करते बिल कितना आता? 400। अगर 2 कॉल करते 500, 3 कर देते 600। इसका मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ रही हैं ये क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही। लेकिन जब कोई कॉल नहीं की थी तब कितना आया था? 300। इसका फिक्स जितना तो तब भी आया था। इसका मतलब ये हुआ, अगर इसके मैं फीचर लिखूं तो इन टोटल इक्विवेलेंट टू फिक्स्ड एलिमेंट at zero activity and increases with the increase in production. ठीक है, इक्विवेलेंट टू फिक्स्ड एलिमेंट एट जीरो एक्टिविटी। जब कोई कॉल नहीं कर रहे थे 300 आ रहा था। एंड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉल बढ़ती जा रही थी बिल बढ़ता जा रहा था। ठीक है, आपने मुझे कहा कि एक कॉल का 400, 2 का 500, 3 का 600। अच्छा, अगर आपने पूरा महीना एक ही कॉल की तो कितना खर्चा बना? 400। अगर पूरे महीने में 2 कॉल की तो पर कॉल चार्जेस क्या बने? 100 200। हाँ, यानी पर कॉल
अब देखिए 500 में 2 कॉल हुई हैं 500 तो कितना, 250। 600 में 3 हुई थी तो एक कॉल कितने में पड़ी, 200। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ रहे हैं तो ये पर यूनिट क्या होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। सर ये जो आपने एग्जांपल दिए कॉल पर जो होगा उसमें पे 250 का होगा, तो उसमें सर लाइन भी तो हम उसकी भी तो कॉस्ट अदा करके लाना। देखिए टोटल बिल आपने कितना जमा कराया तो उसमें 300 तो आ गया ना। आपसे मैंने कहा था एक कॉल एवरेज कितने में पड़ी, अब 500 का बिल आया और 2 कॉल की हुई थी। सर उसमें तो देखें सर लाइन का हमें पता है कि वो 300 का है और कॉल का भी हमें पता है कि 100 की है। तो अगर हमें ये पता है कि 100 की है तो हम 2 कॉल्स के लिए हम 100 नहीं लगाएंगे इसको। देखिए वो तो वेरिएबल 100 होगा ना। जी। आपका टोटल बिल कितना आया, 500। अब 500 का आपका बिल आया और मैंने पूछा कॉल कितनी की हुई थी, आपने कहा 2 की हुई थी, तो आपका मैंने कहा हिसाब से फिर एक कॉल कितने में पड़ गई, 250 में। ठीक है, नहीं तो हमें जब पता है कि लाइन का 300 ऑलरेडी मौजूद है। देखिए हमने सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, मैं खाली वेरिएबल तो नहीं पूछ रहा। वेरिएबल पूछता ना तो आप मुझे कहते हैं 100 रुपये एक कॉल का, ठीक है, लेकिन हमने ये पूछा है कि जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो पर यूनिट कितनी पड़ी, यानी आपका जो बिल है वो पर कॉल आपको क्या रेट दे रहा है। सर अगर क्वेश्चन इस तरह हो जाए कि आपके पास जो लाइन का बिल है वो कितना पड़ गया, 500 रुपये है का क्या उसमें। हाँ लाइन का तो देखे ना 300 रुपये पड़ रहा है ना आपको, जो लाइन रेंट है। 300 ही देता हूँ, उसको एवरेज नहीं दूंगा। नहीं उसको एवरेज नहीं करेंगे, वो आप कहेंगे मतलब आपने कहा लाइन रेंट कितना, मैं कहूँगा 300। हाँ अगर आप मुझे को एक कॉल का लाइन कितना पड़ा, फिर मैं कहूँगा यार 302 का पड़ा, 150 हो गया। अब 150 ये लाइन रेंट का, 100 वैसे वाला, तो कितने में पड़ गई, 250 में। ठीक है, तो इस तरह करके होगा। लेकिन हम लोगों ने तो यहाँ पे ना इस वक्त सेमी वेरिएबल एज अ टोटल बात की जा रही, तो आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट 500 थी, 500 कॉस्ट थी 2 कॉल्स की, तो एक की 250 हो गई। इधर सेमी वेरिएबल कॉस्ट थी 600 थी 3 की, तो पर यूनिट 200 पड़ गई। तो हमने यही कहा है कि जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे ये कम होती जाएगी। मतलब वेरिएबल जो कॉस्ट होगी उसको हम एज अ एवरेज लेंगे और सारी कॉस्ट है। हाँ वो एक्चुअली देखें ना, सेमी वेरिएबल के अंदर दोनों एलिमेंट आते हैं। अब दोनों आते हैं तो ये पर यूनिट क्या होनी थी, इसने पर यूनिट क्या रहना था। तो जब मैं दोनों को सम करूंगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा, डिक्रीज ही हो रही होगी ना, वही वजह यहाँ पे है। अब जैसा आप मुझे कह रहे हैं ना ये 100 रुपया हर कॉल का सेम है, तो चले 100 सेम हो गया। अब फिक्स को भी तो एलोकेट करना है, तो 300 रुपया रेंट था एक कॉल का, तो 300 हो गया, 300 वो वेरिएबल 100 कितना पड़ गई, 400। अब 300 था 2 कॉल का, तो एक कितने में पड़ गया, 150, और 100 दूसरे वाला, तो कितने में पड़ गया, 250। जब 3 किया तो 300 बिल था 3 कॉल्स का, यानी लाइन रेंट, तो आपको 100 वो पड़ा और 100 ही वेरिएबल, तो कितने में पड़ गई, 200। तो वो इनको भी डिवाइड करें तो वही फिगर्स ही आती ना। तो ये सेमी वेरिएबल में हम एग्रीगेट देख रहे होते हैं, दोनों का सम। खाली वेरिएबल पूछूंगा तो फिर ये कांस्टेंट है, तो 100 रुपये आ रही है। खाली फिक्स पूछूंगा तो वो डिक्रीज होती जा रही है। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं। Graphic presentation of cost behavior.
अच्छा, अब ये जो आप लोगों ने बिहेवियर पढ़े हैं, इसकी बेस पे जरा इस टेबल को तो फिल करें कि क्या क्या वैल्यूज आएंगी। ठीक है, मैंने बेसिक सी फिगर ही ली है ताकि कैलकुलेटर के बगैर आप लोग कैलकुलेशन कर पाएं। तो ये जरा टेबल की वैल्यूज लिखें क्या क्या आएंगी। सर ये वीसी के बाद क्या लिखोगे? पर यूनिट फिक्स, ये वाली टोटल कॉस्ट टीसी। उसके बाद है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट और फिर पर यूनिट कॉस्ट। सर ये दोनों सेमी वेरिएबल हैं या अलग अलग? टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल है। जी फिक्स कॉस्ट 0 पे आपने कितना ली? 300। एक पे 300, 2 पे भी 300 और 3 पे भी 300। जी वेरिएबल कॉस्ट 0 पे कितना? एक पे 100, 2 पे 3 पे, टोटल कॉस्ट 0 पे और फिर उसके बाद 400, 500, 600। अच्छा 0 पे आपको पता है पर यूनिट नहीं निकल सकता, इन्फिनिटी चला जाता है ना। नाउ पर यूनिट फिक्स कॉस्ट 300 रुपया कॉस्ट आई, 1 यूनिट बना। 300 रुपये कॉस्ट आई, 2 यूनिट बने। 300 रुपये कॉस्ट आई, 3 यूनिट बने। अब वेरिएबल पे 100 रुपये में 1 यूनिट बना, 200 में 2 बने, 300 में 3 बने। पर यूनिट कॉस्ट या तो इन दोनों पर यूनिट को ऐड कर लें या टोटल कॉस्ट को यूनिट्स पे डिवाइड करें। अगर मैं 400 को डिवाइड बाय 1 करूं तो क्या आएगा? 400। अगर इन दोनों का सम करते तो भी 400। 500 को 2 पे डिवाइड करें कितना आ गया? 250। इन दोनों का सम करते तो भी क्या आता? 250। ठीक है। 600 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 200 और अगर इन दोनों का सम करते तो भी 200 था। अच्छा हमने एक्चुअली बनाना है ग्राफ। ग्राफ के लिए मुझे चाहिए थी वैल्यूज, लेकिन अगर आप इन पे गौर करें, आपने कहा था फिक्स कॉस्ट क्या होती है? इन टोटल कांस्टेंट, और पर यूनिट क्या होती है? डिक्रीज करती है। इन टोटल कांस्टेंट आई, पर यूनिट देखें क्या होती जा रही है? डिक्रीज। वेरिएबल कॉस्ट आपने क्या कहा था? इन टोटल इंक्रीज करेगी, लेकिन पर यूनिट इन टोटल बढ़ती जा रही थी। पर यूनिट क्या निकली है? कांस्टेंट। ये जो टोटल कॉस्ट होती है ना, इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों है, तो ये बाय बिहेवियर कौन सी बन जाती है? सेमी वेरिएबल। आपने कहा था इक्वलेंट टू फिक्स एलिमेंट एट जीरो एक्टिविटी। जब कोई यूनिट बनाओगे फिक्स जितनी होगी, एंड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और फिर टोटल में बढ़ेगी यूनिट्स के साथ। लेकिन पर यूनिट आपने कहा था क्या होती है? डिक्रीज।
0 यूनिट पे 300 आई थी फिक्स कॉस्ट जितनी। जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जा रहे थे ये क्या होती जा रही थी, इंक्रीज, लेकिन पर यूनिट क्या होती जा रही थी, डिक्रीज। ठीक है, ये जो हमने फीचर पढ़े हैं यही सारे यहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो ये तो खैर मैंने अभी उसको लिंक किया। इस वक्त हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफ। इसका मुझे ग्राफ बनाने पड़ेंगे, तो अब जरा हम ग्राफ बना के देखते हैं इनका। अच्छा, पहले हम लोग ना टोटल वाले बना लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको पता है एक्स एक्सिस पे आता है, तो यूनिट्स आ जाएंगे एक्स एक्सिस पे। डिपेंडेंट वेरिएबल इधर आ जाएंगे, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब यूनिट्स हमारे 0, 1, 2, 3। कॉस्ट 100, 200, 300, 400, 500, 600। अगर हम लोग बात करें फिक्स कॉस्ट की, तो 0 पे कितना थी, 300, यानी ये पॉइंट आ गया। 1 पे कितनी थी, 300 फिक्स कॉस्ट। 2 पे कितनी थी, 3 पे। इसका अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस बन जाती है। वेरिएबल कॉस्ट 0 पे कितना, 0, ओरिजिन आ गया ये। 1 पे, 2 पे और 3 पे। ठीक है, इसका मतलब ये ओरिजिन से अपवर्ड जाती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होती है, कर्व नहीं होती। फिक्स कॉस्ट बताएं 0, टोटल कॉस्ट बताएं 0 पे कितनी, तो ये पॉइंट आ गया। 1 पे, 2 पे और 3 पे। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ बन गया। इसके अंदर फिक्स कॉस्ट का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेरिएबल कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है और फिर अपवर्ड जाता है। टोटल कॉस्ट वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, फिक्स कॉस्ट पे कर रहा है, और फिर ये पैरेलल टू वेरिएबल होता है। ये देखें थ्रू आउट ये गैप बराबर है इसका। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स कॉस्ट होता है, वाई एक्सिस को फिक्स कॉस्ट पे टच करता है, और फिर पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट होता है। तो ये इसके हमने टोटल वाले ग्राफ बना लिए। अच्छा, पर यूनिट मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर लेता हूं।
अगर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट देखें तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ते हैं क्या होती जा रही? फिक्स ही है, फिक्स वेरिएबल कॉस्ट नहीं, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो रही है। क्या कांस्टेंट चेंज आ रहा है? नहीं। अगर कांस्टेंट चेंज होता ना तो इसकी लाइन स्ट्रेट बननी थी डाउनवर्ड, लेकिन अब ये कर्वीलिनियर कर्व होगी। शुरू में देखें शार्प डिक्लाइन है, बाद में डिक्लाइन आ रहा है लेकिन कम होता जा रहा है। इसकी वजह से इसका जो ग्राफ बनता है ना वो आपका कुछ इस तरह का होता है कि होता डाउनवर्ड है लेकिन कर्व फॉर्म है। पहले शार्प डिक्लाइन, फिर डिक्लाइन आता रहा है बट एट डिक्रीजिंग रेट। अच्छा, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसा बनना चाहिए? फिक्स कॉस्ट सॉरी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का, हाँ, एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए क्योंकि हर जगह वैल्यू सेम आ रही ना। तो पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। और अगर पर यूनिट कॉस्ट की बात की जाए तो पर यूनिट कॉस्ट का जो ग्राफ होता है ना वो पैरेलल टू फिक्स कॉस्ट होता है, लेकिन इससे अपवर्ड होता है। ठीक है, पैरेलल का मतलब इनका गैप बराबर रहेगा, कम नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि अगर आप इधर गौर करें तो फिक्स कॉस्ट में और पर यूनिट कॉस्ट में डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा था? 100 का। तो इसलिए थ्रू आउट 100 का गैप उनका मेंटेन रहता है। जी यहाँ क्लियर है सबको? तो ये आप लोगों ने ना ग्राफ की शेप्स याद रखनी है, क्योंकि आगे इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स में जाएंगे ना तो वो आपको बस ये बता देगा इस पॉइंट पे फिक्स कॉस्ट इतनी थी। ग्राफ आपने खुद ड्रॉ करना है, तो जब तक आपको नहीं ना पता होगा इसका ग्राफ कैसा होता है आप लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे। जी यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, आज फिलहाल मैं इसको यहीं तक छोड़ रहा हूँ, कल इंशाल्लाह इससे आगे हम शुरू करेंगे। ठीक, तो ये शेप्स याद रखिएगा, कल इस ग्राफ की एप्लीकेशन आएगी, कल जो मैंने चीज़ें करानी है। जी सर, सीवी वेरिएबल जो मैंने क्वेश्चन किया था सर, एक तो हमने रूल्स पता कर लिए कि भाई यहाँ पे डिक्रीज होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें तो रियल लाइफ में कैसे इसको पहुँच सकते? क्योंकि अभी मुझे जो चीज़ में करनी है वो ये करनी है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट को हम एवरेज पे ले रहे हैं तो जो फिक्स कॉस्ट है 500 के अंदर 309 की कॉस्ट थी, वो क्यों उसको एवरेज नहीं किया जा रहा? देखें, आपने जब सेमी वेरिएबल का ना, सेमी वेरिएबल में दोनों चीज़ें आती हैं। जब आपने एवरेज करनी तो ये तो नहीं ना हो सकता एक को मैं कांस्टेंट छोड़ूं एक ही की एवरेज लूं। जो एवरेज लेंगे तो फिर दोनों की एवरेज लेंगे। ठीक है, उस वजह से फिर वो दोनों पे फर्क आ रहा है। सर फिर तो x को भी एवरेज होना चाहिए, जिस तरह से हम वेरिएबल कॉस्ट को कर रहे हैं, लेकिन जो y है, जो लाइन है, उसको हम एक्चुअली देखो, आपकी दोनों कॉस्ट ही y एक्सिस पे हैं। यानी ये नहीं मैंने किया कि एक कॉस्ट को x एक्सिस पे रखा है, एक को y पे रखा। यूनिट आपके x एक्सिस पे हैं, बाकी जो कॉस्ट है वो तो आपकी y एक्सिस के ऊपर ही आ रही ना। अच्छा हाँ, तो उसमें देखो ना, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट, इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों है। अब इसके फीचर क्या है कि आप देखो इन टोटल ये पहले फिक्स कॉस्ट जितनी थी 0 पे, और जैसे जैसे यूनिट बढ़े ये बढ़ती जा रही है। वही चीज़ मैंने उधर आपको लिखवाई है। और आपका ने कहा था जब पर यूनिट निकालोगे तो पर यूनिट का तरीका तो यही होगा ना, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट, डिवाइड बाय यूनिट। टोटल कॉस्ट सेमी वेरिएबल है ना, तो उसको डिवाइड बाय यूनिट करोगे। तो जब मैंने देखा डिवाइड बाय यूनिट किया तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब क्वेश्चन ज़हन में आता है यार ये क्यों डिक्रीज हुआ? तो इसमें देखें फिक्स भी था और इसके अंदर वेरिएबल भी था। आपने पढ़ा हुआ है वेरिएबल ने कांस्टेंट रहना होता है, वो कांस्टेंट यही 100 लेकिन फिक्स कॉस्ट आपने कहा था यूनिट बढ़ने की वजह से आपकी पर यूनिट रिड्यूस होती है। वो आप देखो पहले क्या थी, फिर क्या हो गई,
इन दोनों में कितने का डिफरेंस आया? 150 का। इन दोनों में कितने का डिफरेंस आया? अब ज़रा इन दोनों में डिफरेंस देखें कितने का था, और इन दोनों में 50। वो एक्चुअली इस फिक्स कॉस्ट की वजह से इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि वेरिएबल ने तो कांस्टेंट ही रहना 100। ये क्योंकि रिड्यूस हो रही है और सेमी वेरिएबल इन दोनों का सम होती है, उसकी वजह से इसके ऊपर इफेक्ट आता है। यही वजह है ना कि आपको मैंने कहा था इन दोनों की जो ग्राफ होगा वो पैरेलल होगा, और इन दोनों के अंदर जो गैप होगा वो 100 का बराबर रहेगा, वो जो मैंने लाइनों में ड्रॉ किया था ना। वरना मैं वो लाइन टच भी तो करा सकता था कि इंटरसेक्ट हो गई, लेकिन वो गलत हो जानी थी। उसकी वजह क्या थी कि वेरिएबल ने पर यूनिट कांस्टेंट रहने, तो इन दोनों में जो गैप था वो इसका था, वो क्योंकि हर जगह 100 था, उस वजह से वो गैप थ्रू आउट मेंटेन रहा था। ठीक है, तो आज इसको हम यहाँ तक छोड़ रहे हैं, कल इंशाल्लाह इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराने हैं जो कि थ्रू आउट आपकी कॉस्ट में यूज़ होते रहेंगे, तो इसलिए उनको ज़रा केयरफुली कीजिएगा।